Hello, good morning students. I hope all are fit and fine and stay at home. Yeah students, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। प्रीवियस क्लास के अंदर या प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो चैप्टर हमने फिनिश किया था चैप्टर नंबर 21, उस चैप्टर के अंदर हमने साइबर सेफ्टी और साइबर रूल्स रेगुलेशंस दैन इसके बारे में हम देखा था। आज हमारे हैप्पीली सिलेबस का लास्ट चैप्टर आ रहा है, दैट इज ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ऑनलाइन एक्सेस एंड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि वी लिव इन द वर्ल्ड एट टाइम विच इज ऑफन कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज, where information is freely available from any part of the world. The internet has revolutionized the world and people are getting used to having access to whatever information they want anytime, anywhere and from a wider range of computing devices. कि इसका मतलब ये होता है कि आज हम जिस टर्म या जिस वर्ड में यूज कर रहे हैं, इस टाइम में आज जिस एज में हम वर्क कर रहे हैं उस एज को हम एक्चुअल में कंप्यूटर एज या टेक्निकल या डिजिटल एज कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आज हम किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इन्फॉर्मेशन को ही हमें प्रिकॉशंस प्रोवाइड करनी है, इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन ही किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर के थ्रू एक्सेस होती है तो हम किसी भी टाइप के वर्क के लिए एलिजिबल नहीं है। इट मीन्स कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्फॉर्मेशन। अब इसी बेस पर इसलिए आज के टाइम को हम इंफॉर्मेशन का एज भी कहते हैं। अब इसी बेस पर आज इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, रिट्रीव करना, मैनिपुलेट करना, चेंजेस करना, इट मीन जितने टाइप की कोऑर्डिनेशंस होते हैं उन सारे कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करना बहुत ईजी हो चुका है, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है वो इंटरनेट का टाइम चल रहा है। Unfortunately, this also has resulted in increased security concern. No, even if you are unsure not to use any external media or your computer, but if you do not connect it to the internet, your computer and data is still vulnerable. इसका मतलब ये हो गया कि आज जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं, तो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि इंटरनेट आज हमारे लिए एक ब्लेसिंग टूल है, तो साथ साथ में एक वर्शिप भी है, सॉरी जनरल ब्लेसिंग है तो जनरली एक हार्मफुल टूल भी है। क्यों? क्योंकि आज हम कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के थ्रू आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन से आपस में ज्वाइंट है, कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड मोड के बेस पर आज हम अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी और पर्सन से उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ अनऑथराइज्ड यूजर, इलीगल पर्सन बिना किसी परमिशन के हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज करते हैं। इट मीन्स कि सबसे बड़ा जो इशू जनरेट हो चुका है वो सिक्योरिटी का इशू जनरेट हो चुका है कि आज हम अपने इन्फॉर्मेशन को यूज में तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए सबसे बड़ा पैटर्न ही बन चुका है कि हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर भी रहनी चाहिए, कि कोई भी अनऑथराइज या इलीगल पर्सन बिना किसी परमिशन के हमारे डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। तो इसी टर्म को आइडेंटिफाइड करने के लिए चैप्टर को डेवलप किया गया है, दैट इज ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। की जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमें क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, प्लस किस तरह से हमें उसको यूज में लेना चाहिए, तो उसी टर्म को इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। अब इसी टॉपिक के अंदर हमारा पहला टॉपिक आता है थ्रेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। थ्रेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी में हम कंप्यूटर सिक्योरिटी का मीनिंग तो जानते हैं, लेकिन थ्रेड का मतलब क्या होता है? तो बेटा थ्रेड का मतलब ये होता है कि थ्रेड इज ए पॉलिटिकल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। व्हेन थ्रेड इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड इट बिकम ए अटैक। कि थ्रेड का बेसिक मीनिंग होता है अटैक। इट मीन्स कि जैसे आज फिजिकली आप किसी पर्सन को हार्म करते हैं, तो हार्म करने के लिए आप बिना उसको बताए हुए या बिना उसके टच में आए हुए आप उसे हार्म करते हैं, उसको कोई भी लॉस करते हैं या कोई नुकसान वगैरह पहुंचाते हैं, किसी मारते हैं एक्सेट्रा, जो भी टर्म हमें यूज लेनी है वो हम यूज कर सकते हैं। तो उसी टर्म को हम क्या कहते हैं? अटैक कहते हैं। उसी टाइप से आज डिजिटल टाइम के अंदर कोई पर्सन बिना किसी परमिशन के किसी अदर पर्सन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है, या उसके बिजनेस को लॉस करता है, या डिफरेंट टाइप की उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उसका मिसयूज करता है और बिना बताए उसके ऊपर जो अटैक करता है, उसी अटैक को बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। तो थ्रेड इज ए पोटेंशियल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। व्हेन अ थ्रेड इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड इट बिकम अटैक। दोज हु एग्जीक्यूट सच एक्शन और कोज देम टू एग्जीक्यूट आर कॉल्ड द अटैकर्स। कि वो पर्सन्स जो इस तरह के वर्क को कंप्लीट करते हैं, इस तरह के वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उन पर्सन्स को क्या कहा जाता है? अटैकर्स कहा जाता है। सम कॉमन थ्रेड्स द एवरेज कंप्यूटर यूजर फैक्ट्स एवरी डे। कि आज कई तरह के मीडियम सोर्सेज हैं, कई तरह की व्यूज हैं, कई तरह के आइडियाज हैं, जिनके थ्रू कई सारे इलीगल पर्सन्स किसी पर्सन को अटैक करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को हार्म करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं थ्रेड्स में कई सारे थ्रेड होते हैं जिनमें वायरस होते हैं, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्पैमिंग, पीसी इंस्ट्रक्शंस, फिशिंग, फार्मिंग, ईयरड्रॉपिंग, वायरस टूल्स, इस तरह की कई सारे टूल्स होते हैं
जिन टूल्स या जिन टेक्निक्स की हेल्प से किसी पर्सन के सिस्टम को ब्रेक किया जाता है और इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। तो अब किसी अटैक करने के क्या क्या वेज होते हैं, किस किस तरह से अटैक कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब इन डिस्कशन टूल के अंदर सबसे पहला किसी पर्सन को हार्म करने का या किसी की इंफॉर्मेशन को लॉस करने का जो रीजन है या जो टेक्निक है, उस टेक्निक को बेसिकली हम जानते हैं, दैट इज ए कंप्यूटर वायरसेस। तो वायरस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वायरस एक्चुअल में एक ऐसे इलीगल प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वही टेक्निकली प्रोग्राम्स जो होते हैं, उन प्रोग्राम्स को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, वायरस कहा जाता है। तो किसी भी थ्रेड या अटैक करने का सबसे बड़ा और सबसे पहला जो टूल होता है उससे हम कहते हैं वायरस। तो वायरस होते हैं क्या और किस किस टाइप के होते हैं, कैसे से यूज में लेते हैं। कंप्यूटर वायरस आर malicious कोड और प्रोग्राम्स that cause damage to data and files on a system. Virus can attack any part of the computer software such as boot block, operating system, system areas, files, application program, macros, etc. कि वायरस एक्चुअल में एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट एरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें डैमेज करते हैं। तो उन प्रोग्राम्स को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, वायरस कहा जाता है। टू अदर सिमिलर प्रोग्राम्स कोज वायरस दैट लाइट अफेक्ट दिस, कि वायरस बहुत सारे होते हैं, हर वायरस का अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है। कोई वायरस किस तरह से काम करता है, कोई वायरस किस तरह से काम करता है। तो उन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पर दो वायरस दिए हुए हैं। तो एक वायरस होता है वर्म वायरस। तो वर्म वायरस का मतलब क्या होता है कि वर्म इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम which eats up the entire disk space or memory. A worm keep the creating copy until all the disk space or memory is filled. कि सबसे पहला वायरस होता है, वायरस की कैटेगरी होती है जो बेसिकली हर सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है और बहुत हार्मफुल टूल होता है। उस वायरस को हम कहते हैं वर्म वायरस। तो वर्म वायरस इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम व्हिच ईट्स अप द एंटायर डिस्क। वर्म वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो किसी भी सिस्टम के डेटा या इंफॉर्मेशन को लॉस कर देता है, उन्हें करप्ट कर देता है, उन्हें खा जाता है। जनरली रीडिंग बन जाए तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे कि दीमक। तो जिस तरह से दीमक किसी लकड़ी के अंदर लग जाती है तो वो लकड़ी के अंदर से खोखला कर देती है, उसी टाइप से वर्म एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी डिस्क ब्लॉक के अंदर या सिस्टम के अंदर आने के बाद उस सिस्टम की फाइल EXE वगैरह को खा जाते हैं और फोल्डर को रहने देते हैं और उसके अंदर जो सारी फाइलें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वर्म अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाते हैं, बहुत सारी कॉपीज क्रिएट करते हैं, जिससे उनका वर्क फास्ट हो जाता है और सिस्टम में एंटर होने के बाद बहुत सारी कॉपीज बनाकर वो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा वायरस होता है, उस वायरस को हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरस। तो बेटा ट्रोजन हॉर्स वायरस का मतलब क्या होता है कि ट्रोजन हॉर्स वायरस इज ए प्रोग्राम दैट अपीयर हार्मलेस such as a text editor or utility program but actually program malicious functions such as deleting or damaging files. नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस होता है, उस वायरस को हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरस। तो ट्रोजन हॉर्स वायरस का मतलब ये होता है कि ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या करते हैं कि इसे प्रोग्राम दैट अपीयर हार्मलेस सच एज टेक्स्ट एडिटर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स बट एक्चुअली परफॉर्म मैलिशियस फंक्शन डिलीटिंग और डैमेजिंग फाइल्स। की ये वायरस भी क्या करते हैं कि सिस्टम फाइलों को डिलीट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह का वायरस यूटिलिटी यूज में ली जाती है। अब वायरस क्या होते हैं, किस तरह से कॉज करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वायरस कैन बी डू द फॉलोइंग लेफ्ट अनचेक्ड, डैमेज और डिलीट फाइल्स। की सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वायरस क्या करते हैं कि सिस्टम की सारी फाइलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। शो डाउन योर कंप्यूटर, की स्लो डाउन योर कंप्यूटर की सिस्टम की स्पीड को धीरे कर देते हैं, कि उनकी बूटिंग स्पीड को स्लो कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम्स, की जनरली ईमेल प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं उनको शो नहीं कर देते, उनको हाइड कर देते हैं। सम फॉर्म्स ऑफ वायरस में रिक इवन मोर हवक स्प्रेडिंग themselves into the context where एड्रेस बुक, कि एड्रेस बुक के अंदर आ जाते हैं और वो स्प्रेड हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्प्रेड हो जाते हैं। तो वायरस एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं और डिस्ट्रॉय के अलावा सिस्टम के फाइल डिलीट कर देते हैं, या सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देते हैं, या फिर ईमेल प्रोग्राम्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ईमेल प्रोग्राम के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू किसी अदर सिस्टम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह से वायरस हमारे सिस्टम के लिए एक हार्मफुल टूल माने जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को लॉस भी करते हैं। सेकेंड वे होता है थ्रेड अटैक करने का दूसरा तरीका होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मीनिंग क्या होता है कि स्पाईवेयर इज ए सॉफ्टवेयर विच इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम टू स्पाई ऑन योर एक्टिविटीज एंड रिपोर्ट दिस डेटा टू पीपल विलिंग टू पे फॉर इट। कि स्पाईवेयर एक्चुअल में एक ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बिना परमिशन के किसी सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाते हैं और इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम को अपने अंडर में एक्सेस कर लेते हैं, और एक्सेस करने के बाद उस सिस्टम के रिगार्डिंग वो कुछ एलिमनी एक्सेस करते हैं या कुछ पे मांगते हैं कि अगर आप उसे सिस्टम को यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स को हम कहते हैं स्पाईवेयर प्रोग्राम। स्पाईवेयर प्रोग्राम के बाद जो प्रोग्राम्स होते हैं ये भी सिस्टम को बहुत अलग तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं।
उन रेस्ट्रे मोड के अंदर कॉम्प्रोमाइज योर डेटा कंप्यूटिंग हैबिट्स एंड आइडेंटिटी, कि सिस्टम की आइडेंटिटी को चुरा लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं और रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेते हैं कि बिना परमिशन आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ऑल्टर पीसी सेटिंग, की सिस्टम की सेटिंग को चेंज कर देते हैं। सिस्टम सेटिंग चेंज होने के बाद आप सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाओगे, आप कुछ इंस्टॉलेशन नहीं कर पाओगे, कुछ भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब आप नेट चलाते हैं तो कई सारे प्रोग्राम्स आपके सिस्टम बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं, और बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होने के बाद अगर सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है तो सिस्टम आपका ब्लैंक हो जाता है और कई बार सिस्टम चलता ही नहीं है। क्या कुछ आप इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं तो इंस्टॉलेशन करते समय परमिशन एक्सेस करता है कि जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तब तक सिस्टम ऑन नहीं होगा, सिस्टम स्लो हो जाता है, सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। तो इस तरह से ये स्पाईवेयर क्या करते हैं, सिस्टम को डैमेज करते हैं। स्पाईवेयर के बाद तीसरा वे होता है, सिस्टम को डैमेज करने का तीसरा या अटैक करने का तीसरा वे होता है, उसे हम कहते हैं एडवेयर। बेटा एडवेयर का मतलब होता है कि दीज आर द प्रोग्राम that deliver unwanted ad to your computer, generally pop-ups. They consume your network bandwidth. Adware is similar to spyware. However, it may be installed with your consent. So it is advised that you thoroughly read installation agreement before you allow installation of the software. कि नेक्स्ट टाइप जो अटैकर्स होते हैं वो अटैकर होते हैं एडवेयर। एडवेयर भी एक स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने के परमिशन एक्सेस करते हैं, और अगर हम उन्हें एक्सेस परमिशन दे देते हैं तो वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप सिस्टम को चलाते हैं और नेट चलाते हैं तो नेट के राइट हैंड साइड में जहाँ ड्राइवर पैक डाला होता है वहाँ पर कई बार एड्स आते रहते हैं, या कई बार हम जब नेट एक्सेस करते हैं, कई वेबसाइट्स वगैरह चलाते हैं उसमें ऐड आते रहते हैं। वो ऐड हमें कई बार परेशान करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, तो वो ऐड हमसे परमिशन लेते हैं कि हमें उसको इंस्टॉल करना ही नहीं करना है। कई बार नेगेटिव एड्स भी आते हैं, कई पॉजिटिव एड्स भी आते हैं, बट उन ऐड को कभी हमें ओपन नहीं करना चाहिए। अगर हमने ऐड को एक्सेस कर लिया तो ऐड हमें सिस्टम में यूज हो जाएंगे और सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देंगे, प्लस सिस्टम को ही एक्सेस ले लेंगे। इसी टाइप से चेंजेस ये होता है कि एडवेयर सेम टू सेम स्पाईवेयर के तरह होते हैं, बट दोनों में मेन डिफरेंट ये है कि स्पाईवेयर बिना परमिशन के सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाते हैं, जबकि एडवेयर परमिशन के साथ में सिस्टम पर इंस्टॉल होते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के अटैकर्स को हम क्या कहते हैं, एडवेयर अटैक कहते हैं। एडवेयर अटैक के बाद नेक्स्ट वे होता है सिस्टम को डैमेज करने का, नेक्स्ट वे होता है स्पैमिंग, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पैमिंग रेफर टू द सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल बाय एन आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज in non-malicious form. Bulk advertisement mail is sent to many accounts in malicious form. Attackers keep on sending bulk mail until the mail server run out होता है disk space। कि नेक्स्ट वे होता है अटैक करने का, नेक्स्ट वे होता है बल्क मेल ट्रांसफर करना। कोई डमी मेल्स वगैरह इससे में भेजी जाती है और एक ही मेल डे बाय डे कंटिन्यू हमारे पास ट्रांसफर हो रही है। तो इस तरह की मेल्स हमारे पास आती रहती है, तो मेल्स हमारे सिस्टम की डिस्क स्पेस को फुल कर देती है। अगर इस तरह की मेल बार बार आती है तो कई सारे पर्सन उस मेल को एक्सेस कर लेते हैं, और एक्सेस करने पर उनकी सारी परमिशन सिस्टम के बाद यूज में अटैकर के पास चली जाती है, हैकर के पास चली जाती है। तो इस तरह की जो अटैकिंग होती है, इन अटैकों को कहते हैं सिस्टम अटैकिंग। इस अटैकमेंट के बाद नेक्स्ट वे होता है, उस वे को हम कहते हैं पीसी इंस्ट्रक्शन, पीसी इंट्रूशन। पीसी इंट्रूशन का मतलब होता है कि एवरी पीसी पर्सनल कंप्यूटर connected to the internet is a potential target for hackers. Computers are under constant attack by cyber vandal. PC instruction can occur in any of the following way: sweeper attack, denial और service attack, password guessing attack. Next अटैक करने का जो वे होता है उस वे को हम कहते हैं पीसी इंस्ट्रक्शन। पीसी इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि कई सारे अनऑथराइज्ड यूजर या हैकर, जिसे हम क्रैकर कहते हैं, हैकर कहते हैं, तो हैकर या क्रैकर क्या करते हैं कि मेन उनका जो टारगेट होता है वो पीसी पर होता है। वो जानते हैं कि कई सारे पर्सन पीसी से ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं और सिस्टम का यूज करते हैं। जब वो नेटवर्किंग का यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हैकर क्रैकर कई बार ऐसे टूल्स, ऐसे प्रोग्राम्स का यूज करते हैं जो उनकी एक्टिविटी को मेजर करते हैं, और एक्टिविटी मेजर करने के बाद उनके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं पीसी इंस्ट्रक्शन। पीसी इंस्ट्रक्शन में अटैक करने के मल्टीपल वेज होते हैं। पहला वे होता है स्वीपर अटैक। स्वीपर अटैक का मतलब होता है कि दिस इज अनदर malicious प्रोग्राम यूज्ड बाय हैकर। इट स्वीप डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम द सिस्टम। कि स्वीपर अटैक का मीनिंग होता है कि वो सिस्टम के सारे डेटा को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। डेनियल ऑफ सर्विसेज। दिस टाइप ऑफ अटैक ईट ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम एंड द सिस्टम एप्लीकेबल कम टू हॉल्ट। कि नेक्स्ट रीजन ये होता है कि अटैकर्स क्या करते हैं कि सिस्टम पर अटैक करने के बाद सिस्टम के सारे डेटा को लॉस कर देते हैं। नेक्स्ट होता है पासवर्ड गेसिंग। Most hacker crack or guess password of system account and gain entry into the remote computer system। कि जनरली जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय जो पासवर्ड हम अप्लाई करते हैं, तो कई सारे हैकर क्रैकर उन पासवर्ड को
यूज करने की परमिशन यूज करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे पासवर्ड गैस पासवर्ड लगाते हैं जिससे उस सिस्टम को डैमेज किया जा सके या उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो एक गैसिंग सिस्टम के बेस पर सिस्टम को एक्सेस करते हैं और सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन वो यूज में ले लेते हैं। तो इस टर्म को हम कहते हैं पीसी इंस्ट्रक्शन, या अटैक करने का वे होता है पीसी इंस्ट्रक्शन। पीसी इंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट वे होता है, उस वे को हम कहते हैं इवेज ड्रॉपिंग। इवेज ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि इवेज ड्रॉपिंग इज ए पैसिव अटैक इन विच अटैकर गेन एक्सेस टू द कम्युनिकेशन मीडियम थ्रू विच सम कम्युनिकेशन इज टॉकिंग प्लेस एंड देन लिसन टू द कम्युनिकेशन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेजेस। इवेज ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि इवेज ड्रॉपिंग इज ए पैसिव अटैक in which a attacker gain access to the communication medium through which some communication is taking place and then listen to the communication and get information about the content of the messages. Image dropping can be carried out through the all communication devices such as media as today telephone systems, email, instant messaging, other internet service providers, etc., mobile devices, etc. तो नेक्स्ट सिस्टम को एक्सेस या सिस्टम की इंफॉर्मेशन को चुराने का जो वे होता है या हैक करने का जो वे होता है, उस वे को हम कहते हैं इवेज ड्रॉपिंग। तो इवेज ड्रॉपिंग एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल होता है, ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसा अटैक होता है जिस अटैक में जब कोई पर्सन किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम का यूज करता है किसी थर्ड पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन के लिए, तो उस कम्युनिकेशन मीडियम को ही एक्सेस किया जाता है, उसे हैक किया जाता है। जस्ट लाइक कि आज आप टेलीफोन के थ्रू किसी से बात कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि आज टेलीफोन लाइन वाईफाई और वायरलेस दोनों मीडियम में चल रही है। तो अनऑथराइज्ड पर्सन बिना किसी परमिशन के आपकी कम्युनिकेशन या आपकी जो डिटेल आ रही है उन्हें एक्सेस कर रहा है, उन्हें ट्रैप कर रहा है और इन्फॉर्मेशन को यूज में ले रहा है। या आप किसी के साथ कोई चैटिंग करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर का यूज करते हैं या फिर आप मोबाइल सर्विस का यूज करते हैं, और कई सारे अनऑथराइज्ड हैकर क्रैकर बिना किसी परमिशन के आपके कम्युनिकेशन को एक्सेस कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की जो अटैकिंग सिस्टम होता है, उस अटैकिंग सिस्टम को हम कहते हैं इवेज ड्रैपिंग सिस्टम, जिसमें हम किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू फ्रॉड हो सकता है या हम थ्रेड में आ सकते हैं या अटैक हो सकता है, और हम ये जानते भी नहीं कि हमारी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन के पास जा रही है। तो इस तरह के जो अटैकर्स होते हैं उन अटैक को हम कहते हैं इवेज ड्रॉपिंग अटैक। Thus both the sender and recipient can hardly notice that the data has stolen, intercepted and defeated। कि इस केस में सेंडर रिसीवर को कई बार तो पता रहता है, कई बार ये पता ही नहीं होता है कि उनकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है। इसी के बाद बेटा नेक्स्ट हैकर करने का या क्रैक करने का जो नेक्स्ट वे होता है, उस वे को हम कहते हैं फिशिंग एंड फार्मिंग। पहले भी पढ़ चुके हैं फिशिंग फार्मिंग के बारे में। फिशिंग एंड फार्मिंग नेक्स्ट वे होता है अटैक करने का, उस वे को हम क्या कहते हैं, फिशिंग फार्मिंग क्या होता है, फिर उसको फिशिंग और फार्मिंग क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज द फिशिंग एंड फार्मिंग, इट इज द क्रिमिनल फ्रॉडेंट प्रोसेस फॉर अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, अकाउंट डेटा, एक्सेट्रा। In phishing, an imposter use an authenticate looking email or website to trick recipient to give out sensitive personal information. For instance, you may receive an email from your bank asking to update your information online by clicking at the specified link. Through it happens, Jinai you may not taken to fraudulent site will be or your sensitive information is obtained and later used to cybercrime and frauds. कि phishing and farming एक्चुअल में फ्रॉड करने के सबसे मेन और बहुत ही ज़्यादा एट ए टाइम एक्टिव सिस्टम्स हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं फिशिंग और फार्मिंग सिस्टम। फिशिंग एंड फार्मिंग सिस्टम में एक्चुअल में किसी अनऑथराइज्ड यूजर किसी अनऑथराइज्ड टूल के थ्रू कम्युनिकेशन करके आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे लाइक क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो गई, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो गई, जनरल कोई पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको एक्सेस किया जाता है। इसी मोड में सबसे पहला मोड आता है फिशिंग मोड। तो फिशिंग एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर के थ्रू किसी रिसिपिएंट पर्सन के पास फ्रॉड मेल्स वगैरह ट्रांसफर की जाती है या फ्रॉड मेल्स के द्वारा फ्रॉड कॉल किए जाते हैं। उन कॉल के बेस पर उनसे उनकी अकाउंट डिटेल, उनकी पर्सनल डिटेल, उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह एक्सेस की जाती है, मांगी जाती है, और उस केस में या उनको कोई लिंक वगैरह शेयर किया जाता है। तो जब आप उस लिंक वगैरह पर क्लिक करते हैं तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस हैकर या क्रैकर के पास चली जाती है। इसलिए आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार बैंकों से हमारे पास मैसेजेस वगैरह आते हैं कि बैंक वगैरह कभी भी आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह एक्सेस करने की परमिशन नहीं लेता या आपसे कभी भी कॉल करके आपसे कभी आपकी डिटेल वगैरह एक्सेस नहीं करता है। अगर उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको वहाँ पर बुलाएगा, उसके बाद ही आपसे कम्युनिकेशन करेगा। अगर आपको इस तरह के कोई कॉल आ रहे हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कराओ या आपको उसको लिंक दिया हो, उस लिंक पर क्लिक करके आपने कोई एलएमनी जीती है, कोई आपने प्राइस जीता है, कोई अपना अमाउंट जीता है, तो इस तरह की लॉटरी सिस्टम लगा है, तो इस तरह के हमारे पास जो एट्रैक्टिव मेल्स आती हैं तो उन मेल्स को अभी ओपन नहीं करना चाहिए। उन मेल्स पर इस तरह के जो हैकर क्रैकर होते हैं
वो किसी पर्सन को एक्सेस करने के लिए इस तरह की डमी मेल्स वगैरह भेजते हैं, और उन मेल्स के अंदर कुछ लिंक अवेलेबल होते हैं, और जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम के पास या उस पर्टिकुलर हैकर के पास चली जाती है, जिससे वो उस ट्रांजेक्शन को एक्सेस कर सकता है या हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है या हमें हैक कर सकता है, और कई बार हमारे साथ फ्रॉड हो जाते हैं। तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं फिशिंग प्रोसेस। फिशिंग प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है फार्मिंग प्रोसेस। फार्मिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि फार्मिंग इज अटैक इन विच ए हैकर attempt to redirect a website traffic to another bogus website. Through the farming attack, the attacker point you to malicious and illegitimate website for redirecting to the legitimate URL. Even the URL is entered correctly, it can still be redirected to fake website. कि नेक्स्ट होता है फार्मिंग प्रोसेस। तो फिशिंग के जैसे ही एक और प्रोसेस होता है फार्मिंग प्रोसेस। फार्मिंग प्रोसेस का मीनिंग ये होता है कि फार्मिंग प्रोसेस सेम टू सेम फिशिंग जैसा ही है, बट चेंजेस ये हैं कि फार्मिंग प्रोसेस के अंदर जो हैकर या जो क्रैकर हैं वो आपके यूआरएल, आपकी वेबसाइट से वो आपको किसी अदर वेबसाइट पर ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने मतलब ये होता है कि जब आपको कोई यूआरएल या कोई लिंक अगर आपको शेयर कर रहा है, तो जैसे ही आपने उस लिंक को एक्सेस किया, आप किसी फेक वेबसाइट या उसकी जो कॉपी वेबसाइट है उस कॉपी वेबसाइट पर आप चले जाएंगे, और जब उस कॉपी वेबसाइट को आप यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, हैक हो जाएगी। तो इस तरह का जो वे होता है, इस वे को हम कहते हैं फार्मिंग प्रोसेस। तो फिशिंग प्रोसेस के अंदर बाई कॉल या बाई मेल के थ्रू लिंक वगैरह शेयर किए जाते हैं। अगर हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं या अपडेट करते हैं, तो अपडेट करने पर हमारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती है। लेकिन फार्मिंग प्रोसेस के अंदर हम एक वेबसाइट अटैकर जो होता है वो हमें इस तरह से बोगस वेबसाइट वगैरह बनाकर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर हमें ट्रांसफर कर देता है, जिससे हमें कुछ यूआरएल वगैरह प्रोवाइड होता है। जैसे यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट को किसी और वेबसाइट के साथ में लिंक कर देते हैं, उसके साथ एक्सेस हो जाते हैं, और एक्सेस होने के बाद हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम के पास चली जाती है। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है आज के टाइम का, जिसके बारे में आज आप कई बार न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर या कहीं भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के अंदर आपने ऐड वगैरह के अंदर सुना होगा कि इस तरह का फ्रॉड पर्टिकुलर पर्सन के साथ में हुआ है। तो ये एक फ्रॉड करने का मेन तरीका होता है, दैट इज अटैक करने का वे होता है। इसी वे के बाद अटैक करने का नेक्स्ट वे होता है, उस वे को हम कहते हैं कुकीज। कुकीज के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, कुकीज क्या होती है, क्या कैसे हम इसे यूज करते हैं, वापस पढ़ लेते हैं। Cookies also known as a web cookie or browser cookie. It is a small piece of data sent from a website and stored in a user browser. While a user browsing a website, some cookie disappear after they close the browser, while other, known as a tracking cookies, remain saved and load the next time user visit the same websites. Cookies एक्चुअल में एक ऐसे स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं कि जब हम किसी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं या सर्फिंग करते हैं, तो सर्फिंग करते समय कुछ बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्राम्स, जो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट फाइल्स वगैरह डाउनलोड होती है, उन टेक्स्ट फाइल डाउनलोड फाइल जिन्हें हम टेम्परेरी फाइल्स भी कहते हैं, उन्हीं फाइल्स को हम क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। तो कुकीज एक्चुअल में स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम की हिस्ट्री को मेजर करते हैं या हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखते हैं। अब उसी कुकीज के बेस पर कुछ कुकीज ऐसी होती है जो सिस्टम की या ब्राउजिंग हिस्ट्री बंद करने के बाद डिलीट हो जाती है, बट कुछ कुकीज ऐसी होती है जो अपनी कॉपी बनाकर उसमें रख लेती है, और उन कुकीज को हैकर या क्रैकर अपने कुछ प्रोग्राम्स लोड कर देते हैं, और जब आप उस सिस्टम को यूज करेंगे तो वो सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन उस कुकीज में स्टोर होती रहती है। These cookie help track user browsing session and load information faster, but create some security and privacy concern as well. These security privacy concern are कि अगर हम उन कुकीज को यूज करते हैं या हम जब सिस्टम को ब्राउज करते हैं, तो ब्राउज करने पर अटैकर के थ्रू एक्सेस की गई कुकीज में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, और वो हैकर हमारी इन्फॉर्मेशन को कहीं पर भी यूज में ले सकता है। लेकिन अगर हम इस कुकीज से बचना चाहते हैं या अपने आप को हम सेफ रखना चाहते हैं, तो सेफ रखने के लिए हमें कुछ प्राइवेसी सेटिंग का यूज करना होता है। उन प्राइवेसी सेटिंग में सबसे पहला होता है सेशन डेटा। सेशन डेटा का मतलब होता है कि व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस, such as your email or online bank, you may not have to enter username and password to get it. That because the information is being pulled from the tracking cookies. While these cookies encrypt the information they store, somebody found the encryption key and acquired your cookies. कि सबसे पहली चीज ये होती है कि सेशन डेटा। तो सेशन डेटा का मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी सिस्टम से या किसी वेबसाइट से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं या अपने ईमेल अकाउंट वगैरह बनाते हैं, तो आपको कभी भी अपने ईमेल अकाउंट वगैरह के अंदर अपना पासवर्ड वगैरह सेव करके नहीं रखना चाहिए। अगर आपने पासवर्ड वगैरह सेव करके रखा, तो ट्रैकर कुकीज़ जो हैं वो कुकीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेंगी, और एक्सेस करने के बाद कभी भी आपकी इन्फॉर्मेशन को उस पासवर्ड को ब्रेक किया जा सकता है, इंक्रिप्ट किया जा सकता है, उसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है, और आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज में लिया जा सकता है। इसीलिए हमें अपने कभी भी पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह अपने ईमेल एड्रेस वगैरह के ऊपर कभी सेव नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज ये ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन।
ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि व्हेन यू विजिट सर्टेन वेबसाइट विद एडवर्टाइजमेंट, those ads create cookie that store track your online pattern. You may have noticed that if you go to the clothing store website, for example, you will see the ad for that store when you click away to other website. That because tracking cookie have relayed this information back to the advertisement who used to target. There is some time your information may not be sold to other companies. कि नेक्स्ट रीजन होता है ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कोई परचेजिंग करते हैं, तो परचेजिंग करते समय कई बार कई सारी कंपनीज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलती है। तो रजिस्ट्रेशन पे जो आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, तो उस ऐड वगैरह हमारे पास आते हैं, उस ऐड पे हम क्लिक कर देते हैं कि हमें ये बोनस मिल रहा है, हमें ये बेनिफिट मिल रहा है, तो हम उस ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस ऐड पे क्लिक करते हैं, तो ऐड पे क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट ओपन होती है, उस वेबसाइट के अंदर कई बार हैकर कुकीज होती है। वो हैकर कुकीज क्या करती है कि हमारी इन्फॉर्मेशन को सिस्टम में स्टोर कर देती है और उस इन्फॉर्मेशन को कहीं पर मिसयूज किया जाता है। इसीलिए हमें किसी भी डमी वेबसाइट्स या किसी इलीगल वेबसाइट्स के ऊपर कभी ट्रांजेक्शन्स नहीं करने चाहिए। हमें अगर कोई ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करने हैं, तो हमें वैलिड वेबसाइट पर ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करने चाहिए। किसी अनऑथराइज्ड यूजर के ऊपर इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे यूज कर भी लेते हैं तो आपको हाथों हाथ अपनी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहिए। नेक्स्ट होता है पब्लिक कंप्यूटर्स। While the same general thread exists in the traffic cookies saved in the public shared computer to those saved your personal computer, the much larger amount of people who access the computer make saving traffic cookies more risky. When you finish using the public shared computer, delete the cookies. मैंने पहले भी आपको समझाया था कि पब्लिक कंप्यूटर का मतलब होता है कि आज हमें अगर अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन्स करने हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने हैं, तो उन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिर्फ हमें अपने सिस्टम पे ही करना चाहिए। हमें कभी भी पब्लिक कंप्यूटर्स या किसी साइबर कैफे या किसी अदर लोकेशन पे हम जा रहे हैं और वहां पर हमें उन ट्रांजेक्शन्स को एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे एक्सेस करेंगे तो उस पब्लिक कंप्यूटर पर कई बार वायरस वगैरह हो सकते हैं या कई बार ट्रैकिंग सिस्टम्स हो सकते हैं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक किया जा सकता है। इसलिए अगर आप कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बेसिकली हमें अपने सिस्टम से ही करना चाहिए। और अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर इन ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं तो करने के बाद हाथों हाथ हमें हिस्ट्री को डिलीट करना चाहिए प्लस कुकीज को डिलीट कर देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं या ऐसे अटैक्स होते हैं जिन अटैक के थ्रू आज हमारे साथ साइबर क्राइम होता है या कहीं सारा हमारे साथ फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड करने की या अटैक करने के मल्टीपल वेज होते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑनलाइन एक्सेस, कि हम ऑनलाइन एक्सेस में किस तरह से हम किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हम अपने आप को एक्सेस करा सकते हैं या हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है। तो यही एक्सेस करने के मल्टीपल वेज होते हैं। इन्हीं वेज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। उस टॉपिक को हम कहते हैं सॉल्यूशन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि आखिर हमारे साथ अगर इस तरह के अटैक हो रहे हैं तो हम इन अटैक से किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या किस तरह के प्रिकॉशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनको हम डिस्कस करते हैं।